अब देखते हैं हम लोग कल आपको कहाँ तक बताए थे उसके आगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोग को ठंडा लग रहा है क्या? सब पंखा बंद। हालांकि अब उतना गर्मी से थोड़ा सा राहत है आप लोग को। अमूमन नहीं से बता रहे कि मौसम अब थोड़ा सा ठंडा। नहीं तो इतना गर्मी के दिन में तो नहीं चमड़ा छोड़ देता बहुत। अभी जो आप लोग को गर्मी लग रहा है, आप लोग के लिए व्यवस्था करा रहे हैं, छठ बाद थोड़ा भी गर्मी नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सर कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ हो। तो भाई इतना लंबा लंबा क्लास क्या ले रहा है कंप्लीट होने के लिए ना? और रही बात आप भागने लगते हैं, तो हम लोग तो बैठा के दिन भर में एकदम। एक एक जरूरी सूचना आप लोग सुनेंगे लोग। एग्जाम में बहुत सारे धांधली को रोकने का प्रयास के तहत कई सारे स्टेप ऑर्गेनाइजेशन भी लेती है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो भी लेती है। उसी सिलसिले में आधार वेरिफिकेशन भी होता है। तो जिन बच्चों का आधार कार्ड 15 साल एज होने के पहले बना होगा, जो 15 साल के नहीं थे तब बनाए होंगे, और 15 साल क्रॉस कर गया होगा ना, तो 15 साल का जो एज होता है वो थ्रेशोल्ड एज है कि 15 साल के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम अपना आधार कार्ड बनाए थे 2011 में। हाँ, ये 14 से आया है तो फिर वही 14 में देश आजाद हुआ है। 2011-12 में पूरा कैंप लगा के ये चल रहा था, समझा गया? अब फोटो हम देखते हैं मेरे आधार कार्ड पे कब का है। फोटो तो मेरा 2018 का है, सामने खड़ा है, नहीं दिख रहा फोटो देखा है। बहुत पहले आया था ये आधार कार्ड। 2011-10 से ट्रायल चालू था, 11-12 से चालू हो गया था, बहुत पहले का आधार कार्ड। तो जिन बच्चों का आधार कार्ड 15 साल उम्र होने, 2015 नहीं करें, आप जब 15 साल के नहीं थे तब आपका आधार कार्ड बना होगा, और उसके बाद आप अब 15 साल क्रॉस हो गए हैं तो आप अपना मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करा लीजिए, क्योंकि 15 साल के एज के बाद बायोमेट्रिक जो आपके निशान होते हैं ना चेंज होने लगते हैं, और 15 साल के बाद वो परमानेंट हो जाता है। तो एक 5 साल से पहले वाले बच्चे हैं, दो बार चेंज होता है, एक 5 साल के बाद, एक 15 साल के बाद। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बन जाता है तो 5 साल के बाद उनका अपडेट करना होता है। और आप तो उतने छोटे तो है नहीं अब, लेकिन बहुत सारे बच्चे सब जो 15 साल के एज से पहले बनाए थे, आप अपना मैंडेटरी करा लीजिएगा। अदरवाइज में नीट और जेई वाले जो बच्चे होते हैं वो तो इसी एज ग्रुप के आते हैं, वो 15 साल 17 साल के एज ग्रुप वाले होते हैं, तो वो जब 14 साल के रहते हैं, मैट्रिक वगैरह में रहते हैं, आधार कार्ड बना लिए। और जब वो एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं और वहां जब बायोमेट्रिक अपडेट ले रहा है तो करा के पहले अपडेट करा के, वो पढ़ा गया विद्यार्थी तो परीक्षा हॉल में गया है, आधार अपडेट करके आइए, तो बवाल हो गया भीषण उसको। तो नीट और जेई जो इस बार फॉर्म निकाल रहे हैं ना, अपने फॉर्म में ही वार्निंग देकर भेज रहे हैं कि अपना आधार का बायोमेट्रिक अपडेट करा लीजिए। तो ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे आप अपना आधार जरूर अपडेट करा लीजिएगा, फिंगरप्रिंट जो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बाकी जो इधर बिहार झारखंड यूपी के जो आधार के हेड हैं, जिनके अंडर में सब चीज आती है, उनसे हम बात कर रहे हैं। उनसे कहेंगे कि अगर आप लोग को सहूलियत के लिए यहीं पे वो कैंप लगा देते हैं, यहीं पे आप बैठ के मशीन उसीन लेके करा दें आप लोग। ठीक है, पैसा नहीं लगेगा। नहीं, 17 साल से कम है अगर, मतलब नीट जेई वालों का नहीं लगेगा, 17 साल से कम है जो। और जो ज्यादा एज का, जैसे तुम्हें बुढ़ा हो गया है तो 150 के आसपास लेगा, वहां पे जो चालान कटेगा वहां पे। अच्छा ज्यादा ले लिया, चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आधार कार्ड वाला समझ में आ गया? जिनका 15 साल से पहले हो गया, ऊपर हो गए हैं, और जो पहले अपडेट कराया तो करा लीजिएगा अपना। आप फोटो भी अपडेट कराना हो तो करा लीजिएगा, मेन बायोमेट्रिक होता है। अब आप समझो बाबू, आप नहीं समझ रहे हो। सपोज आप एग्जाम देने गए और ये रूल लगा दिया कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए, और वहां अगर रोक दिया तो सब 10 मिनट भी रोक दिया ना तो खून सूख जाएगा। नहीं समझे? ये स्टूडेंट के बहुत हालत, ये सब पगला है सब एग्जाम वाला, बहुत है सब एग्जाम के दिन बताता है सब। नहीं कुछ दिन में अब जिस तरह से नियम बताता है बीपीएससी का, कल से जो कुर्ता पहन के जाएगा एग्जाम देने उसी को अलाउ करेंगे, तो कुर्ता सिखाओ। अरे पागलन का कोई ठीक नहीं है। तो 10 मिनट पार हो जाता है तो उसी में तो आपको मतलब इसलिए पहले बुलाता है। कुछ सेंटर वाले जो होते हैं ना, अनएक्सपीरियंस होते हैं सब, कुछ इन्विजिलेटर वही सब नौटंकी करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार पढ़ा रहे थे, और इसमें सबसे जरूरी नहीं पढ़ाए थे संविधान का क्या था, री है। और 20-21 तो ऐसा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि 20 में आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, जान नहीं ले सकते हैं, और 21 में प्राण दैहिक एवं निजता का अधिकार, आपसे कोई जबरदस्ती आपसे गवाही नहीं ले सकता है, लेकिन पुलिस पीट पाट के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? तो 20-21 तो पढ़ा दिया। 22 देखिए, उसी में एक लाइट डिटेक्टर नार्को टेस्ट होता है, सोडियम पेंटोथेल, इसका एक इंजेक्शन होता है, लगा दीजिएगा ना, इंसान झूठ नहीं बोल पाता है। तो यही इस इंजेक्शन में हम बार बार कर रहे थे कि यही रखा जाए, बीपीएससी वाले में पकड़ पकड़ लगाया जाए। सोचा सब भाग गया सब इंजेक्शन के नाम पर, और खेल गया तो आर्टिकल 21 उसमें 20 और 21 ऐसा है कि राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। खेल गया तो कौन जा आर्टिकल 21। अब आदमी कहीं कहीं ना जानते हैं, आप सच होते हुए भी कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं। अभिमन्यु को देखिए थे महाभारत के युद्ध में, चक्रव्यूह में फंस गया था कि नहीं? हम हमेशा एक पे तुलल थे, सोडियम पेंटोथेल, झूठ नहीं बोल पाएंगे। और एक होता है कि पोलियोग्राफिक, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स को नापता है। जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हमारे ब्रेन में ज्यादा कैलकुलेशन होता है, और सच बोलिएगा तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, नॉर्मल वर्क करेगा। लेकिन अगर झूठ बोलिएगा तुरंत सोचेगा हो इसको कौन बात बताए थे। नहीं समझे? जैसे मान के चलिए कोई आया आपको गांव से, अब पूछा कि बाबू कहां हो, तो तुम सोचोगे अगर बोल देंगे पटना ना, ये पट्टे लॉज पे चलाएगा, बोल देते हैं दिवाली की छुट्टी हो गया घर चला है। हाँ चाचा दिवाली की छुट्टी घर चला है, दम इतना फटाफट में दिमाग में क्या होगा, कैलकुलेशन होने लगेगा। तो पोलियोग्राफिक टेस्ट में सब यही इंपल्स जांच लेता है, हार्ट बीट ये वो, उसके पूछता है कि बताओ, पहले तुमसे भूलवाने लगा 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, मैट्रिक कहां से किए थे बता दोगे, मैट्रिक कब किए थे, नॉर्मल बताइएगा आपको, गणित अच्छा है कि नहीं ना, मैं तो ठीक ठाक है। कोई इससे पहले नौकरी करते थे तो अपना नॉर्मल बताओगे कि नहीं नौकरी नहीं करते थे, जो जो चीज सच फटाफट बोलते जाओगे। तो डॉक्टर उसी की पढ़ाई किया, फिर बीच में गौरव देगा, अच्छा ये पेपर लीक किससे क्वेश्चन लिए थे तुम,
तो हाँ ऐसे दिमाग काम करने की जरूरत नहीं, बता देंगे ना तार लगी ले सब भाग जाएगा। तो कहाँ पेपर लीक हुआ था, हमारा कुछ नहीं मिला था, तो धंधे पकड़ लिया तो जाकर बीपी इंपल्स और ब्रेन सिग्नल सब आ गया, सब हाई हो गया, नहीं समझ गया क्या हो गया, सब हाई हो गया, वहां पर सब बता देगा कि जरा इधर कैलकुलेशन कर रहा था, समझा कि नहीं गया, इससे सब भागता है सब। और यही आप विद्यार्थी लोग भी हम कहते हैं कि जब भी बात उठे किसी चीज की पेपर लीक की, तो ये जो पेपर लीक कराने वाले चोट्टे हैं सब, ये बड़े सातिर होते हैं। आप कुछ भी कीजिएगा ये दो चीज नहीं करेंगे, ना ये चोट्टे सीसीटीवी कैमरा देंगे और ना ये नार्को टेस्ट कराएंगे, बाकी कहीं पे भी आप इनको थेथराई से जीत नहीं सकते, समझा कि नहीं गया, क्या करेगा क्या नहीं जिसका कोई हद नहीं। आर्टिकल 21 का कहता है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू नार्को टेस्ट का चार्ज ज्यादा है। अरे निजता का अधिकार जो है उसको देगा कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, नहीं कराना चाहेगा, निजता का अधिकार है, चार्ज क्या चीज जाते हैं, हम दे देते हैं चार्ज, सब नेताओं का करा दीजिए हमारे हॉस्पिटल में, नहीं जाना गया पूरा लाइव लाइव। हम तो पर्सनल सवाल थोड़े पूछेंगे उससे कि फोन पे क्या बतियाते हो, पर्सनल नहीं पूछेंगे, जो आपके काम से पब्लिक को लॉस हो रहा है, तुम बतिया रहे हो, तुम्हारा लॉस, तुम्हारा फैमिली मैटर, तुम समझो, नहीं समझे, पर्सनल सवाल नहीं, जो आपका पब्लिक से रिलेटेड, जैसे कोई मंत्री है तो आपने टेंडर ये जो दिया था इसमें कितना रिश्वत दिया था, तो सोडियम पेंटो से लगा देंगे, रिश्वत नहीं था, उसके कंपनी में हम पार्टनर बन गए थे सब बता देगा इसे। तो क्या रिश्वत कहाँ लिए थे, खड़े वाले रिश्वत कहाँ लिए थे, अपनी कंपनी में किसी रिश्तेदार बना देगा, किसी रिश्तेदार को क्या बना देगा पार्टनरशिप। आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, 14 से कम साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देना है, पूरा एजुकेशन नहीं देना है, कंप्लीट एजुकेशन आपका फ्री नहीं है, केवल प्राथमिक एजुकेशन फ्री है 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। आर्टिकल 21 का क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना, तो 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, जो 86वां संशोधन द्वारा 2002 में किया गया, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो कब से लागू किया, 2010, कब से लागू किया, 2010 से क्या कर दिया, लागू कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कर दिया, लागू कर दिया। इसमें केवल आपका प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, ना ही हायर एजुकेशन है। अच्छा हायर एजुकेशन फ्री कर देगा, कौन घुस जाएगा कि हमारा एमबीबीएस कराओ, हम डॉक्टर बनते ले, तो पैसा नहीं चलता, डॉक्टर बनेगा तो हो गया इलाज। आजकल का जो बच्चा है सब इतना ज्यादा सिजोफ्रेनिया में शिकार है सब, ये क्लास में पढ़ते पढ़ते दूसरी दुनिया में गायब हो जाता है सब, जिंदगी में बहुत कष्ट है, पढ़ते पढ़ते गायब हो जाता है। ऐसा अगर डॉक्टर बन गया, पेट खोल दे ले, बहुत कष्ट है जीवन में हो मंगा देगा, ऐसा नहीं डॉक्टर बन गया, नहीं समझा गया। तो 21 के में क्या है, शिक्षा, और 21 में क्या है, प्राण दैहिक और निष्ठा, प्राण दैहिक और निष्ठा, प्राण दैहिक और निष्ठा। पर्सनल लिबर्टी भी जरूरी होता है, इज्जत के साथ जिंदगी जीना भी जरूरी है, इज्जत के साथ क्या करना है, जिंदगी जीना। आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी का मतलब समझते हैं ना, पर्सनल लिबर्टी मतलब सम्मान के साथ, यहाँ बिना सम्मान के ऐसे नहीं रहना है, तो हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, समझा नहीं गया किसी को भी। आर्टिकल 22 ये गिरफ्तारी से आपको बताता है, किससे बचाता है, गिरफ्तारी। आर्टिकल 22 बेसिकली गिरफ्तारी के रूल रेगुलेशन को बताता है। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है, गिरफ्तारी। तो अगर हम बोले कि आर्टिकल 22 तो सीधे बोलेगा गिरफ्तारी, इसमें गिरफ्तारी से बचाने का भी प्रावधान है और किस कंडीशन में आपको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा इसका भी प्रावधान है। तो पहले बचाने का प्रावधान है कि गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाएगा, वारंट मतलब आपका एफआईआर ही हो गया, जैसे एफआईआर लॉन्च हो गया ना तो एक प्रूफ हो गया, और उसमें धारा लग जाएगा कि ये धारा है, तो बताएगा कि आपके खिलाफ एफआईआर है, तो आपको एफआईआर होने से अपराधी हो जाता है। तो नहीं ये धारा जैसे एससी एसटी एक्ट लग जाए, कि किसी महिला उत्पीड़न का लग जाए, किडनैपिंग का लग जाए, मर्डर का लग जाए, तो कुछ ऐसी धारा है जिसमें आप पुलिस के आगे सफाई नहीं दे सकते, आपको यह सफाई कोर्ट के पास देना। तो पुलिस कहती है कि देखिए आपको मेरे साथ थाना चलना होगा, ज्यादा भाषा मत सिखाइए, क्लियर कट पढ़िए, आप ये जो लॉजिक हमको दे रहे हैं हमको मत दीजिए, हम आपको थाना ले चलेंगे। अगर थाने में कोई काम नहीं होगा तो आज कोर्ट में ले चलेंगे, नहीं तो हम कल ले जाएंगे, मेरे पास 24 घंटा टाइम है, वो थाना आपको लेके चलेगा, आप अपनी सफाई जगह कहां दीजिए, कोर्ट में दीजिए, क्या दीजिए कोर्ट में। तो गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाएगा, वारंट। अमूमन वारंट मतलब समझिए एफआईआर आपके खिलाफ क्या करता है, दिखा देता है, वारंट दिखा देता है, तो केस हो जाएगा तो पुलिस उठा के डाल देती है जज के मूड के ऊपर, जज समझा तो ठीक है, तो कहते हैं 14 दिन में अंदर रखो, दिक्कत हो जाता है। हम लोग को एफआईआर होता है तो हम वृंदावन निकल जाता है, 10-15 दिन बाद सारा चीज पुलिस के ऊपर इतना जिम्मेदारी है कि 20 बोरो तक कांड हो जाता है, पुलिस कहती है छोड़ो, तब बाद में गिरफ्तार करेंगे, तब तक जाके बेल वगैरह ले लेते हैं लोग, जज सबसे पहले इधर वकीलों के पेपर रेडी किया रहता है और आके तुरंत बेल ले लेते हैं कि साहब हम अवेलेबल हैं, आप जब कहिएगा हम आ जाएंगे। ठीक आदमी हो तो उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। क्या कहेंगे, पुलिस के गिरफ्तार होने से पहले अगर आप कोर्ट में चले गए ना और कहेंगे साहब पुलिस हमको हर मामला में खोज रही है, हम अपराधी नहीं है, पुलिस को शक है, हम पुलिस का सहयोग करेंगे, हम गारंटी देते हैं आप जब कहिएगा आ जाएंगे, लीजिए हमारा आधार कार्ड है, इतना पैसा जमा कीजिए, है 2 एक्स्ट्रा आदमी लाए, अगर भाग गए तो है दोनों को धो लीजिएगा किसी को कहा जाता है बेल, जो बेल कराता है ना बेल, अब भाग गए तो दूध धगा के टंगाएगा सब, समझा गया। तो जब भी हम लोग होता है तो हम लोग क्या जाते हैं, साइड हो जाते हैं। कोई भी टीचर को हम लोग यही सलाह देते हैं कि साइड हो जाइए, कोई टीचर को हमने सलाह दी है कुछ माने कुछ नहीं हो, माने कोई को घमंडियों होता है जो हम क्या बात मानेंगे, तो हुआ हम लोग हो जाते हैं साइड, और उसके बाद आके बेल ले लेते हैं एंटीसिपेटरी। देखिए साहब हम अपराधी नहीं है, मेरा नाम भले एफआईआर में है, एफआईआर में तो कोई नाम डाल सकता है, पुलिस हमको खोज रही है, बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेगी, हमारा ये आधार कार्ड है, ये इतना सिक्योरिटी मनी जमा कर देते हैं, ये 2 बेलर लेके आए हैं, हम भाग जाएंगे, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आप हमको बेल दे दीजिए, तो बेल दे देगा कोर्ट। क्या कर देगा, बेल आपको रसीद दे देगा, और रसीद आपने दिखा दिया थाना में, रसीद क्या दिया थाना में दिखा दिया, थाना में हथकड़ी लेके बेचारा दिल के आंसुओं में बह गए, नहीं समझा गया। अब तब गिरफ्तार करेगा, तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो गिरफ्तारी से रिलेटेड किसमें 22 में, गिरफ्तारी से पहले अगर जज आपके पास चले गए एंटीसिपेटरी बेल, समझा, और अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी तो जमानत मिलने के चांसेस कम आते हैं, क्योंकि पुलिस भी कहेगी आप बहुत दबाया है और यही मेन कांड किया है, फिर वहां पे पुलिस का भी बात सुना जाएगा। और एंटीसिपेटरी में तो पुलिस है ही नहीं है, केवल आप ही की बात सुनेगा, बस वो धारा देखेगा, बस कहेगा कि 4 लोगों को जला के मार दिया, चट्टा कहीं का एंटीसिपेटरी बेल लेने आया, जेल डालो इसको। तो एंटीसिपेटरी तभी देगा जब छोटा अपराध किया, समझा कि नहीं, बड़ा अपराध करने पे एंटीसिपेटरी देगा भी नहीं, कहना ना इसको क्या करो, संट करो, अंदर क्या करो, जेल में डालो। तो गिरफ्तार व्यक्ति को क्या दिखाना है, वारंट, और 24 घंटे के अंदर कहां जाना है, जज के पास, 24 घंटे के अंदर कहां जाना है, जज मजिस्ट्रेट के पास। अब आपके पास फुर्सत है तो ले जाइए, फुर्सत नहीं है मत ले जाइए, अगले दिन ले जाइएगा। भाई जी आपके पास मान के चलिए मामला है, कोई ऐसा थाने में मामला है और कोई ऐसा आदमी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस, जिसको थाना में रखने के लिए पुलिस के ऊपर सरदर्द है, तो जज आपको फोन करके साहब आपके घर लेते हैं इसको, तो जज कहेगा 9 बजे रात को 9 बजे जज साहब सुन लेते हैं, 9 बजे। एक केस हुआ था जिसमें हम लोग का भी नाम था और एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब पुलिस अधिकारी था, बहुत रिश्वतखोर था, बहुत रिश्वतखोर। वो 3-4 एक बच्चा जो था ना, राजेंद्र नगर पुल है, उस पर उसका लॉज था, उधर रूम सस्ता मिलता है, तो उधर था, यहाँ से पढ़ के जा रहा था तो उसको गिरफ्तार करके डाल दिया और उसका एग्जाम निकल गया था, प्री मेंस देने जा रहा था प्रयागराज में, उसको 10 दिन बाद प्रयागराज में था और उसको बेल नहीं मिला, इतना धारा लिख दिया उसके ऊपर, अब बेल नहीं मिला उसको, और 2 जगह एफआईआर कर दिया, पुलिस में भी कर दिया, रेलवे पुलिस में भी कर दिया, अब बेल नहीं मिला। अब हमको लगा रोने की बड़ी मेहनत से पास में यही करें, तो महिला जज थी, हम कहे चल भाई यहीं पे तुम पहले लगा, महिला जज सेंसिटिव होती है, बहुत समझदार एकदम। तो जज को पुलिस वहां नोटिस दिया गया, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेके उनको 9 बजे रात को महिला जज अपने आवास पे वहां पे, और क्या दी थी एनओसी, उसके बाद दुनिया बेल के साथ, कहीं कितना तो बेल कैसे देंगे, यहाँ पुलिस वहां पे भी अपोज कर दी,
वहां पुलिस का अगले दिन एग्जाम है, अब पुलिस क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो महिला जज थी, इतना बेहतरीन, अब ना जज का नाम तो नहीं ले सकते लोग ना, क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है यहाँ पे। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाए, परीक्षा दिला के लाए। मजा आ गया था, कसम से बता रहे हैं। पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाए, पूरा पुलिस ले गई उसको प्रयागराज एग्जाम दिलाने, सेंटर खोज रही है पुलिस। उसके पिताजी बड़ी खुश हुए थे, कहते सर बच्चा पास होगा फेल होगा उसका समय, वो समझता है। अब भाई किसी के ऊपर 15 दिन से किसी को जेल में रखे हो, उसके ऊपर इतना एफआईआर कर दो, क्या लगता है कि एग्जाम में पास हो पाएगा, पास बहुत फेल हो जाएगा, वो पास हो जाता है। बट मेंटल ट्रॉमा लास्ट के 15 दिन बहुत जरूरी होता है एग्जाम का। बेचारा कहाँ गया, जेल। प्रयागराज ले गए, सब उनको रखे, सब खाना पीना खिलाया पुलिस, फिर आई, फिर जाता है पूछे कि मेडिकल कराइए, मेडिकल। फिर मेडिकल हुआ उसका, मैं ऐसा तो नहीं भर रास्ता में पीटे होंगे सब, तो फिर मेडिकल हुआ, तो डॉक्टर दिखा नहीं, कोई शरीर पे चोट का निशान नहीं है, बीपी से लेके ए टू जेड सब चीज सही है। अब भेजने से पहले एक बार मेडिकल लिया है, तब मेडिकल दोनों मिलाया, तब ठीक है, चलो जेल में, चलो फिर से जेल में, फिर जेल चला गया। बहुत, वो पुलिस वाला ने बहुत गलत किया था। कई बार सम्मान खत्म हो जाता है कुछ पुलिस वालों का, बहुत गलत किया था सर। कुछ लेडीज घमंडी होती हैं, देखो पर्टिकुलर इंसान को नहीं कर। आप ही लड़के लोग बताओ, इतने लड़के हो क्या सब अच्छे हो गए? अपने लॉज में देखना, कुछ लड़के बड़े खड़ूस होंगे सब, नहीं जान जाएगा, बहुत खड़ूस होंगे। अरे बाबू, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो घर से पैसे कमाते थे, तो हम लोग जो जिस मेस में खाना खाते थे, एक महीना उस मेस में खाना खाते थे तो 1400 रुपया लगता था, 1200 रुपया लगता था, बाद में भाग के 1400 कर दिया। आप 1400 रुपया लेगा, 2 टाइम खाना खिलाएगा, 2 टाइम खाना, और टिफिन पहुंचाता था, उसी 1400 में टिफिन पहुंचाता भी था 2 टाइम, तो खाना उतना अच्छा नहीं देता था। और हमारे ही लॉज में उसी रूम में एक और लड़का रहता था, बड़ा अमीर घर का था, उसके पापा टीचर थे, तो सरकारी टीचर की सैलरी ज्यादा जाती थी। वो जहां खाना खाता था, हम लोग के खाने का रेट था महीने का 1400, और वो जहां खाता था 3500। ऑब्वियस बात है भैया, लगभग 3 गुना खाना कितना चाहोगा। हम लोग को मीठा दिया नहीं, वो सब्जी है वो, और उसके में डेली मीठा रहता था। तो हम लोग 2 आदमी और थे, तो वो मीठा नहीं खाता था, तो छोड़ देता था। हम लोग सोचते थे ना कि खा लें, उस छोटा को एक दिन पता चल गया ना, अब नहीं खाता था तो छोड़ देता था, तो टिफिन में बर्बाद हो जाता था। हम लोग चुपके से चल जाता था, तो दोनों वो छोटा उसमें हाथ धोने लगा, उसको जानबूझ के खाना खा लेगा, मीठा नहीं खाता था तो उसमें हाथ धो देता था। बताओ, आज तक वो याद रहता है। आज भी कभी कभी मिलता है ना, तो हम लोग मुंह फेर लेते हैं, अरे भाई कैसे, अब तो अब घूम घूम के कहेगा हमको कि भाई 7 पढ़ा घमंडी हो गया। आज भी आदमी कोई दिन में, थोड़े स्टूडेंट लाइफ बड़ी कष्ट का होता है, बड़ी कष्ट का। आज भी विद्यार्थी में, आप में से 80% विद्यार्थी का ये सपना होगा कि हम जब कमाएंगे ना, तो ये वाला कपड़ा खरीदेंगे, यहाँ पे हम खाएंगे, इस होटल में खाएंगे। यहाँ पे कितना लेवल पैसे कैसे चोर होता है छोटा सा, बताओ उसको कौन सी हो जाता है। पैसा वाला था वो, अखबार खरीदता था ना, तो न्यूज़पेपर में पहला और दूसरा पेज इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो लोकल न्यूज़ भरे हैं, आपके एग्जाम के लिए कौन जरूरी है। पहला और मतलब 2 पेज शुरू, मतलब 2 पेज इधर का, एक ऑडिटोरियल। वो क्या करता था, जब टिफिन में खाना खाता था ना, तो वही पहला पेज दूसरा पेज बिछा देता था, और एडिटोरियल बिछा देता था, खा के समय डाल देता था। इतना जतुआ था, इतना जतुआ, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कितना जतुआ था वहां पे। बांध के अभी मिलता है ना, अभी फोन करता है तो हम लोग फोन नहीं उठाते। अरे जतवाहन का कोई कमी नहीं दुनिया में, तो कोई लड़का या कोई लड़की, ये फिक्स नहीं होता है, कोई संस्कार डीएनए में नहीं होता है कि आएगा ही आएगा, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा देखते हैं, गिरफ्तारी समझ आ गया, दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का क्या रखने का वकील, हाँ एनी प्रॉब्लम बताइए। गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22, गिरफ्तारी से संरक्षण 22, कोई दिक्कत? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाना है, वारंट, 24 घंटे के अंदर न्यायालय अपने पसंद का वकील, समझ आ गया? आपको जो मन वकील आप ले आकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई ऐसा वकील है साहब जिसको देख के जज साहब लोग हालत खराब हो जाता है, नहीं वकील ज्यादा पड़ा होता है। जज कई बार पूछता है कि आपकी बात हम सही समझते हैं, आपने लॉजिक अच्छा दिया है, ये कहां संविधान में लिखा है, तो कहता है कि सर हम दिखाते हैं, देखिए पेज नंबर इतना, यहाँ पे इतना, देखिए वहां पे सब बताता है। तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वकील सब, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप भयंकर अपराधी हैं, अगर आप भयंकर अपराधी हैं, तो सरकार आपको इन तीनों में से कोई सुविधा नहीं देगी। आपको आर्टिकल 22 के 4 के तहत गिरफ्तार करेगी, और 22 के 4 में या तो आपके ऊपर एनएसए लगा देगा, या तो आपके पे यूएपीए लगा देगा, यूएपीए लगा देगा। और जैसे यूएपीए लगाएगा आर्टिकल 22 के 4 के तहत, ना आपको वारंट दिखाया जाएगा, ना आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, और ना ही वकील रखने दिया जाएगा। यही कानून था रॉलेट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था बिना अपील, बिना वकील, बिना। रॉलेट एक्ट आज भी हमारे संविधान के 22 के 4 में। अब ये डिसाइड करती है सरकार की रॉलेट एक्ट किस पे लगाएंगे, बस उसका नाम बदल गया एनएसए। जैसे मान के चलिए कोई बहुत भयंकर ऐसा आदमी है जो केवल दंगे फंसाता है, जैसे बिहार इलेक्शन है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि भैया इलेक्शन का टाइम है, तो हर इंसान न्यूज़ से जुड़ा सेंसिटिव मामला है, ऐसे में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो दिन भर बिहार को गया है, वो भाषण आऊ कहते कि हम गांधी मैदान में रैली करेंगे, तो पक्का गांधी मैदान में मार होगा कि नहीं होगा। अब पुलिस इंतजार करेगी कि आपको वारंट दिखाएंगे, पुलिस तुरंत जाएगी, आपको 22 का 4 लगाएगी, क्या लगाएगी 22 का 4, और कहेगी आपके ऊपर एनएसए लगाते हैं, क्या लगाते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उठा ले जाएगी, वारंट दिखाएगी नहीं, जज के पास ले जाएगी नहीं, वकील लगने देगी, कहां फेंकेगी पता नहीं चलेगा आपको। 3 महीना तक, कितने महीने तक, या तो गिरफ्तार कर देगी या तो नजरबंद कर देगी। नजरबंद आप ही के घर में गिरफ्तार कर दिया गया तो क्या होगा, नजरबंद। होटल वगैरह में रख दिया, होटल में 2 कमरा रख के बाहर से ताला मार दिया, आपको नजरबंद, आप ही के घर में कर देगा नजरबंद, समझ गए कि नहीं। तो ये किस पे लगाया जाता है एनएसए, जिससे समाज देश को खतरा। सोनम वांगचुक पे एनएसए लगा दिया, सोनम वांगचुक पे क्या लगा दिया एनएसए। तो ये सोनम वांगचुक भी पर्यावरण की बात करने लगे थे, सेना को टेंट दे रहे थे, अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, ये सब काम किया जाता है। बताओ, देश प्रेम सिखा रहे थे, कह रहे थे कि लद्दाख में बड़ी कंपनियों को नहीं आने दिया जाएगा, लद्दाख का जो सेंसिटिव क्लाइमेट है उसको चौपट कर देगी, शेड्यूल 6 में डाल दीजिए। शेड्यूल 6 में आप डाल दीजिएगा ना, तो विदेशी जो भी नेशनल रूल है वहां नहीं लगता है शेड्यूल 6 में। ऑलरेडी शेड्यूल 6 में देखिए अनुसूची 6, असम, देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य में कि नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वही कह रहे थे हमको शेड्यूल 6 में डाल दो, क्या डाल दो शेड्यूल 6, उनको उठा के कहां डाल दिया एनएसए। हमको लगता है सुनने में गलती हो गई, वो कहते शेड्यूल 6 में डालो, तो सुन लिया जेल में डालो, डाल दिया जेल में, कहां डाल दिया जेल में, समझा कि नहीं। राजस्थान में टाटा खत्म हो गया, पहले टाटा था, अब ये 2 ठो है। पहले टाटा एक था, वो बहुत खतरनाक था, टाटा का दिया तो आतंकवादी है, अब बाद में तुम साबित करते रहना क्या है क्या नहीं। यहाँ पे टाटा लगा दिया तुम्हारे ऊपर, जैसे मान के चलो वही है, बड़ा बड़ा दाढ़ी रखा, काला रंग का, उसको लगा दिया टाटा, अब उसको क्या समझा जाएगा, आतंकवादी समझा जाएगा। तो एनएसए समझ में, एनएसए लग गया तो आपको वकील लगने देगा। 22 के कितना में 4, सबसे खतरनाक कानून, 22 का 4, यूएपीए, कौन सा यूएपीए। 2020 में दिल्ली सीए एनआरसी प्रोटेस्ट, तो उस समय जामिया यूनिवर्सिटी और कुछ वहां के लोकल स्टूडेंट्स को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी का एक रूल है कि आपको चार्जशीट दायर कर देना होता है, 5 साल से चार्जशीट नहीं, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिला। क्यों, कौन सा लगा हुआ है यूएपीए, सोचिए कितना साल हुआ है, 5 साल जमानत। यूएपीए और एनएसए सबसे खतरनाक होता है, लग गया ना तो जमानत तो मिलना बहुत मुश्किल है। जमानत तो मिलेगा जब डीएम
और राज्य सरकार, डीएम, राज्य सरकार, राज्यपाल तीनों सहमत हो जाएगी हाँ इनको जमानत देना है तब मिलेगा। यानी इसमें जमानत राजनीति की जमानत मिलेगा आपको पूरा बढ़िया से, अगर आपको छोड़ा गया तब, नहीं तो लपेट देगा एनएसए में तो हालत खराब हो जाएगा, समझे। ऐसे तो नॉर्मल केस में तो उस पर पकड़ता है हम लोग के ऊपर वही लगाते रहता है, जब मन तब चिपका देगा। यही भड़काए हैं, इन्हीं की वजह से सारा विद्यार्थी भड़क गया। हम लोग के ऊपर क्या लगा देता है, यही सब लगा देता है। सरकारी काम में बाधा, ए भैया सरकारी काम तुम लोग करता कहाँ है? काम करने वाले को बाधा दिया जाता है, सरकारी काम करता है ऑफिस में, और उसमें लगाता है सरकारी काम में बाधा। आगे बढ़े, किसी दिन सरकार घुस आएगी तो क्या लगा देगी, एनएसए कहेगी कि खान साहब ना ढेर समाज को जगा रहे हैं, इनको पता नहीं है समाज को जो जगाएगा समाज पहले उसी को मारता है। सुजात को मार दिया, ईसा मसीह को मार दिया, नहीं तो प्लेटो को निपटा दिया, नहीं निपटा दिया, जो समाज को जगा लोग मारे गए हैं। सबसे पहले तो गांधी जी को, महात्मा बुद्ध को जड़ दे दिया, नहीं दिया, इमाम हुसैन को गर्दन काट दी। समाज को जो जगाएगा समाज पहले उसी को मारे। सोना मांगचू एनएसए कहाँ चले गए, एनएसए वहां पे। अब वही अगर अपराधी रहते हैं संसद में रहते हैं, अपराधी रहते कहाँ रहते हैं, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, एनएसए और यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपी। आगे बढ़। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड कर लिया, तो बताएं आपको जातिगत भेदभाव हो रहा था और उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको फंसा दिया सबकी, उनको ड्राइवर से मिलकर। ड्राइवर ने कहा दिया कि हमारे साहब कहते थे 2.5 लाख का रिश्वत लाओ, ड्राइवर ने नाम ले लिया, इनका एफआईआर में नाम, इन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं करना चाहिए था, लाइफ में कभी सुसाइड मत करना, नहीं समझा गया, कभी सुसाइड नहीं करना, क्योंकि तुम सुसाइड करोगे किसके कारण, किसी ना किसी कारण। कोई व्यक्ति तुमको टॉर्चर कर रहा है तो तुम अकेले क्यों जाओगे, और हम तो आगे बात कह नहीं सकते। ये बताओ कोई हमें सताए और हम सुसाइड करके चले जाएं, हमेशा के लिए सताए जाए, चले नहीं समझा गया। अरे भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे, अंग्रेजों ने कितना सताया था हम लोग को। उधम सिंह को अगर कितना उनका अपने आंख के सामने देखे थे उधम सिंह जलियांवाला बाग को, टेंशन डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन नहीं गए और उधम सिंह को कहें जहाँ वहीं पे पानी पिलाना सबको जाए, दाएं मरो यहाँ पे, लंदन में मरो, हम तुम्हारा वहाँ पे भारत में पिंडदान कराते हैं। बहुत खत्म थे अंग्रेज सब, बहुत अत्याचार किया सब। 22 का समझ आ गया, उसे कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन। 22 यहाँ अपराध करने से पहले क्या कर लेगा, उठा लेगा, अपराध करने से पहले क्या कर लेगा, उठा लेगा, शक के आधार उठा लेगा आपको। या तो आपको घर में रख देगा तो उसे क्या कहेंगे, नजरबंद। होटल घर में रख देगा, दूसरे साथ में रख दिया तो क्या हो जाएगा, नजरबंद। क्या कर देगा, नजरबंद। किसी को दिक्कत नहीं तो आपके ऊपर कुछ लगा देगा। मीसा था, अब नहीं है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अभी भी है। मीसा ये इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा मिसयूज किया था, इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा मिसयूज किया था। जो इंदिरा गांधी खिलाफ बोलता था उसको एनएसए मीसा क्या लगा देती थी, 22 का 4 जो मीसा एक्ट लगा देती थी। क्या लगा देती थी, मीसा एक्ट सबने किया बाबू, कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा मीसा एक्ट का यूज किया, मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा सीबीआई का यूज किया, और मोदी जी ने सबसे ज्यादा ईडी का यूज किया है। समझा गया। अलग बात है कि उन लोग के समय मोबाइल और टीवी इतना नहीं था, कौन गिरफ्तार हुआ पता नहीं चलता था। अभी कौन गिरफ्तार हुआ सबके हाथ में मोबाइल, धंधे पता चल जाता है। आजकल देखते हैं ना, ज्यादा कुछ बुद्धि ईडी उठा के समेट देगा। समझा कि नहीं, कर देगा जाइए, ईडी उठाना तो 1 साल से पहले जमानत नहीं देगा, 1 साल से पहले जमानत वो भी देगा। जब जो बोल रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, जो बोल रहा है ऐसे नहीं, ऐसे बोल दो तुमको छोड़ देंगे, 4 को फंसा दो, नहीं समझे। तो अभी मीसा एक्ट है, अभी क्या है, एनएसए क्या है, एनएसए है। टाटा एक्ट है, अभी खत्म हो गया। पोटा एक्ट है, खत्म हो गया। अभी क्या है, यूएपी। दो तो है, एनएसए और यूएपी, एनएसए और यूएपी। एनएसए बहुत खतरनाक होता है, समझना कि नहीं गया। एनएसए एसपी लगाता है, डीएम और एसपी दोनों का पावर होता है एनएसए लगाने। अभी एक आदमी के ऊपर एनएसए लगाया था, यूपी में मार दिया, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था उसका। वो मतलब ना कि जला के मार दिया था, नहीं होता कि दहेज के लिए किसी पतों को जला के मार देते हैं सब। तो अंतरजातीय विवाह था, अंतरजातीय विवाह में ना जला के मार दिया लड़की को। पता नहीं क्या, इतना अपराध नहीं करना, जब पुलिस ने भी उठी ना एनकाउंटर कर दिया। आगे बढ़े, 24 में है, 23 और 24, 23 24 इसमें जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बलात् श्रम बेगारी नहीं करा सकते। किसमें जबरदस्ती, जैसे कोई लेबर है फंस गया, आप उसको मार मार के कहिएगा कि तुम तरह से ओवर टाइम कर, तो आप नहीं करा सकते ओवर टाइम। समझ रहे कि नहीं, ओवर टाइम नहीं करा, उसकी करने की इच्छा तो ओवर टाइम करेगा, पैसा लेकर चला जाएगा, लेकिन जबरदस्ती करा सकते हैं ओवर टाइम। जबरदस्ती किसमें बोला है, 23। बलात् श्रम बेगारी भी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब बिना पैसा दिए काम करा लेना। जैसे देखते ना आजकल, देखते हैं एक और नया निकला है, ओला उबर में बैठ जाते हैं सब, उतरने के बाद कहते हैं पैसा नहीं देंगे, नहीं समझ गया। अब बेचारा ड्राइवर आदमी क्या कर सकता है, तो बेगारी भी नहीं करा सकते, दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते। सब किसमें, 23 में। बलात् श्रम बेगारी नहीं करा सकते हैं और किसी मानव के साथ तस्करी नहीं कर सकते, मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। 24 में है कि 14 साल से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, यानी 14 साल के कम आयु के बच्चे को काम में लगा सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। देखिए ना, खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, उसमें जेल हो जाएगा। आज भी देखना, जितने होटल हैं उसमें जो बर्तन माज रहा होगा वो छोटा बच्चा होगा। आर्टिकल 24 उसको नहीं बचा पाता, नहीं तो उसको बचा लेता तो होटल वाले को क्या हो जाता है, जेल हो जाता है। छोटा बच्चा आज भी किसी होटल में देखोगे 80% होटल में, क्योंकि छोटा होटल जो होता है उसका मार्जिन भी कम होता है। जैसे बड़े होटल है तो एक समोसा देगा 80 रुपए का, सोचेगा 50 रुपए मार्जिन है, लेकिन जो 5 रुपया 10 रुपए का समोसा दे रहा है आज के महंगाई के जमाने में, उसका बचत एक समोसा भी कितने का होगा, 2 रुपया, बहुत से बहुत 1 से 2 रुपया। तो वो कम मार्जिन के लिए क्या करेगा, वही छोटा बच्चा सबको रख लेता है, उसका पूरा भविष्य छीन लिया गया, पूरा बर्बाद कर लिया गया। उसके बाद आज ही आ गया था, ये कल एक बच्चा आया था हमारे पास, और जब यहाँ पे टैटू बनवा लिया, इतना बड़ा मेरा टैटू बना, हम कहिए भाई तुम इसमें बहुत बड़ा टैटू बनाने पर क्या होता है, डेथ भी हो सकता है बड़ा टैटू बनाने पर। हम क्या काहे लिए बनाया था कि हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई नहीं था, मजदूरी कर रहा था, उस पर एक्सीडेंट हो गया, अब मजदूरी करने लायक नहीं बचा कि ज्यादा सामान लेके ईंटा लेके नहीं चढ़ पाते। अब मजदूरी करने का है तो आपको तो कौन सी उठाएगा, बालू उठाएगा कि ईंटा उठाएगा, क्या करेगा। अब पढ़ा लिखा नहीं है, चला कहा कि आप ही कुछ कीजिए। फिर उसको एसी मैकेनिक का दिया गया, उसको एसी जो ठीक करते हैं मैकेनिक, तो उसको कहा कि तुम 3-4 महीना में एसी मैकेनिक का काम सीख लो, यहाँ पर एसी मैकेनिक का काम सीख लेगा ना, और साथ में थोड़ा सा होम अप्लायंसेस और चीज, होम अप्लायंसेस में फ्री आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, क्योंकि ठंडी के दिन में एसी का मिस्त्री बेरोजगार हो जाएगा। कम से कम फ्रिज कूलर ओवन सीख ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसको आदमी पे डाल दिया, उसमें सीखो, तब कम से कम इसमें काम करना। अब तुम पढ़ाई छोड़ दिए, अचानक से पढ़ाई कैसे उत्पन्न होगा, नहीं हो पाता है। 10 साल पढ़ाई छोड़ दिया तो हो गया काम, भूल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 14 साल के कम आयु के बच्चों के लिए कौन सा काम खतरनाक डेंजरस वर्क में नहीं लगा सकते। जैसे तमिलनाडु का एक जगह स्टीपुरी, वहां पर पटाखा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, वहां पे पटाखे बहुत बनते हैं। अब जरा सोचिए, पटाखा इंडस्ट्री में एक चिंगारी अगर उठा, पूरा फैक्ट्री जल जाता है, पूरा पिछली बार जल गया था ना, दिल्ली में भी जला था, पूरा का पूरा दुकान का दुकान फैक्ट्री जल गया था। खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, ये काम में नहीं लगा सकते, खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। किसमें,
24 देखिए 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चे और 23 में बलात् श्रम बेगारी नहीं करा सकते। समझ आ गया? जबरदस्ती काम करा सकते हैं लेकिन इसमें एक छूट है 23 में, यदि राष्ट्र को जरूरत पड़ा तो आपसे जबरदस्ती काम करा लेगा, जबरदस्ती काम करा लेगा, आपसे तनिक बार भी नहीं पूछेगा। आप में कितने लोग एनसीसी किए हैं? तो जो लड़का लड़की एनसीसी किए हैं, अगर युद्ध हुआ ना तो सबसे पहला कॉल आप लोग के पास आएगा एनसीसी वालों के पास। जब अगर युद्ध लंबा खींचा तो सबसे पहला कॉल किसके पास जाएगा? एनसीसी। और सबको अपने अपने बटालियन पे जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। जब आप लोग एनसीसी किए होंगे तो आपको बटालियन नंबर मिला होगा, आप सबका एक बटालियन नंबर होगा, उस बटालियन पे जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा, फिर वो बटालियन पे आपको ज्वाइनिंग कराएगा। ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको तो परेड पता ही है, हथियार पता ही है, थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल आदमी से तो लाख गुना अच्छा है। नॉर्मल आदमी को 6 महीना लगेगा ना, तो एनसीसी वाला 15 दिन में राइफल उठा मारना चालू कर देगा, उसको कोड पता है, सीनियर कौन है जूनियर कौन है। तो ऐसे नॉर्मल आदमी को कर्नल से जाकर दाल कम हो गया तनी दाल डाल दीजिए, दाल खत्म बड़ी मार मारेगा। बटालियन में कर्नल का क्या पावर होता है ये जो एक दिन के लिए कर्नल साहब हम लोग आते थे ना, उस दिन खाने का आइटम ना मतलब डेली 4 वैरायटी बनता था ना, तो जिस दिन कर्नल साहब आते थे उस दिन 20 वैरायटी बनता था। हम लोग 2 को थाली लेकर आते साथ। स्काउट का भी है, उनका भी है, बट स्काउट क्या है ना सिविल डिफेंस में ज्यादा होता है, मिलिट्री के लिए वो नहीं बनाया गया। स्काउट्स में आपको रेस्क्यू ज्यादा सिखाया जाता है, जान कैसे बचाया जाए, भीड़ कैसे कंट्रोल किया जाए, आग लगने में क्या किया, भगदड़ में क्या कर सकते हैं। स्काउट्स बेसिकली सिविल डिफेंस के लिए और एनसीसी जो है वो मिलिट्री के लिए। उसमें गोली बंदूक सब सिखाया जाता है, बंदूक सब एकदम बढ़िया से, एलएमजी वगैरह सब सिखाता है। ईमानदारी से पड़े तब तो एलएमजी बंदूक होता है ना, यहाँ से बैठा के 5 आदमी है ना, 5 को छेद कर जाएगा। एलएमजी इतना बड़ा गोली होता है उसका, और 11.5 किलो का तो बंदूक होता है, 11.5 केजी का बंदूक होता है। मेरा हाइट देख रहे हो, इतना बड़ा बंदूक होता है, नहीं उठा रख के चला जाता है, उसको उठा के नहीं मार सकते उसको। 11 किलो तो धौ जाएगा, रुक तो मारेंगे हम। आगे बढ़े। 23-24 समझ में आ गया। 25 में है अंतःकरण। 25 में क्या है? अंतर। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप उसे क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं। आपका मानना बौद्ध धर्म में जाना चाहें, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म का अंग। इसमें कहा गया कि ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म से ही निकले हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी विवाह पद्धति, अंतिम संस्कार का पद्धति, ये सारी पद्धतियां क्या होती हैं? अलग होती हैं, अलग होती हैं। फिर भी अगर आपको जाना चाहते हैं, आप अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने किसी को चेंज करना? हाँ हाँ हाँ, जैसे धर्म कैसे चेंज कीजिएगा? माँ के कोख में थे, पैदा भी नहीं हुए थे तो धर्म मिल गया था। धर्म मिल गया था कि नहीं मिल गया था? तो धर्म अगर चेंज करना चाहते हैं तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इस जैसे आप धर्म को स्वीकार करते हैं, उस धर्म से रिलेटेड कस्टम्स, उस धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं वो सबकी आजादी मिल जाती है। जैसे कि अगर कोई यहाँ त्रिफला टीका लगा के आना चाहता है तो आर्टिकल 25 के तहत वो लगा सकता है। आपका मन है तो आप सिखा रखना चाहते हैं चिरकी बड़ा सा, आपको कोई मना करेगा नहीं। आपका मन आप टोपी पहनना चाहते हैं, टोपी पहनिए, कोई मना करेगा। आप घूंघट लगाना चाहें, घूंघट लगा लीजिए। बुर्का पहनना चाहें, बुर्का पहन लीजिए। आपका मन आप पगड़ी बांधना चाहें, पगड़ी बांध लीजिए। अब इसके लिए नहीं रोक सकते हैं, कौन बोलता है? आर्टिकल 25। अब कोई कहेगा कि सिख लोग पगड़ी क्यों बांधते? भाई तुम अपना देखना, नहीं समझे? अपना देखो, दूसरे से क्या मतलब है? आजकल पॉलिटिक्स में देखते हो ना, दूसरे से क्या मतलब, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी हमसे कहता पॉलिटिक्स में, सर मदरसा होता है ना, मदरसा, तो कहा कि सर मदरसा में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा। हमसे हम कह रहे हैं महाराज मदरसा साइड कीजिए, ये बताइए कौन है सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है? एक चिंता करना यार, लेकिन सरकारी स्कूल है जिसमें करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसको नहीं है नहीं हो रहा है, अपना समझे। वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है, उसमें कौन सा वहां से पढ़ने के बाद हमारा एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलेगा? वो धार्मिक शिक्षा पढ़ने गया, अच्छा पढ़ रहा, खराब पढ़ रहा, उनका पर्सनल मैटर। तुम पहले सरकारी स्कूल का सीधा करो, तुम मंत्री आदमी है यार, आदमी ठीक नहीं है। हाँ, सरकारी स्कूल में कोई बताओ सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, ओके, चिंता नहीं है उसको। अब भैया कोई धार्मिक शिक्षा पढ़ने गया, कोई पंडित बनने गया, कोई शिक्षा बनने गया, जाओ भैया बनो यहाँ पे। मैं तो एजुकेशन मतलब ये वाला ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 में कैसी तो अंतर करो। अच्छा, सिख लोग तलवार रखते हैं, किसके तहत? 25। पगड़ी बांधते हैं, 25। त्रिफला टीका, टोपी, ईसाई भी टोपी लगाता है, यहूदी भी टोपी लगाता है, मुसलमान भी टोपी लगाता है। समझा कि नहीं? और तीनों एक ही को मानते हैं। इब्राहिम किसे मानते हैं? इब्राहिम। इसलिए मुसलमानों को कहिएगा कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो कहेगा हां भैया बकरी त्योहार उन्होंने चालू किया था, हज की परंपरा मोहम्मद साहब से पहले वही किए थे। ईसाई से कहिएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यस यस आई नो इब्राहिम, इब्राहिम तो आइट के बोलेगा, तो इब्राहिम को बोले। यहूदियों से पूछेगा हां यही, वो तीनों एक ही मानते हैं। समझा क्या? जैसे यहां आप कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म किससे निकले? हिंदू धर्म। वैसे वहां पे भी कहा कि इब्राहिमिक रिलीजन में सिख भी, सॉरी मुस्लिम भी आएंगे, यहूदी भी आएंगे और क्रिश्चियन भी आएंगे। इसलिए इनके तीनों के धर्म गुरुओं को देखिएगा सर पे क्या लगाते हैं? टोपी। अभी फादर को देखिएगा उनका सर नहीं खुला रहेगा, क्या लगाएंगे? टोपी। या क्रिश्चियंस में जो लेडी होती है, जो धार्मिक नन बोलते हैं जिनको, उनको भी देखिएगा उनका भी एक बुर्का टाइप का ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे व्हाइट होता है। देखिएगा ना स्कूल वगैरह में होते हैं, पूरा व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक नहीं रहेगा, अलग अलग ब्लैक भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं, कलर कोई इस तरह का मैंडेटरी नहीं है, व्हाइट रहता है ज्यादातर में। क्या होता है? व्हाइट रहता। स्कूल वगैरह में देखेंगे, क्रिश्चियन स्कूल वगैरह में। आर्टिकल 25 समझ में आ रहा है? अंतःकरण की आजादी 25। सिख और सामुदायिक धार्मिक काम करने के लिए आजादी 26। अगर कोई आप सामुदायिक काम कर रहे हैं धर्म से रिलेटेड तो किसमें? 26। अंतःकरण 25 और सामूहिक 26। जैसे हवन करा रहे हैं, 26 सामूहिक काम है यहाँ पे। अब कोई यात्रा ही निकल रहे हैं, जैसे अभी देखिए कांवड़ यात्रा जाती है, किसके तहत? भाई करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने, करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं। अभी देखिएगा छठ, पूरे बिहार के लोग, चांद पे भी होगा तो वापस आ जाएगा। कहाँ पे? छठ। बिहार के लोगों को दिवाली की खुशी है कि छठ की? छठ। हमारे यहाँ छठ दिवाली एडमिट कार्ड है छठ का, जैसे एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड जाता है वैसे कि दिवाली आ गया भैया, अब हम लोग क्या करते हैं? छठ की तैयारी करते हैं। आगे राज्यों में देखिए दिवाली की तैयारी आती होगी जोर शोर से, अपने यहाँ दिवाली से छठ घाट की सफाई चालू हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो ये सामूहिक काम है, व्यक्तिगत काम तो नहीं है। अब कोनो ज्ञान देने चला आएगा कि घाट पे तुम आके पूजा कर रहे हो, इससे पर्यावरण को ये हो रहा है, तो पहले सेंटिंग में डालिए कि भैया ये आर्टिकल किसमें है? 26 में। आर्टिकल 26 में समझा कि नहीं? आर्टिकल 26 धार्मिक क्रियाकलाप, हवन, यज्ञ इत्यादि में भाग लेने की आजादी है। भाग लेने की क्या है? आजादी। किसी को दिक्कत? 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा रखा रहेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक काम के लिए रखेगा टैक्स, धन पर पैसा लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा 28 कहता है कि जो विद्यालय सरकार चला रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। जिन विद्यालयों को कौन चला रहा है? सरकार। सरकारी धन से अगर कोई विद्यालय चलेगी तो उसमें धार्मिक शिक्षा देंगे? धार्मिक शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कई बार इंसान जो होता है ना, संस्कृत भाषा को धार्मिक शिक्षा समझ जाता है। संस्कृत भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है, अरबी भाषा है।
धार्मिक शिक्षा नहीं है। अब भाई आप अरबी पढ़िएगा तो थोड़ा इस्लामिक जानकारी आना पड़ेगा, तो वो इस्लाम की पढ़ाई नहीं है। अब आप हिब्रू भाषा पढ़िएगा तो यहूदी थोड़े हो जाएगा, इंग्लिश पढ़िएगा तो ईसाई थोड़े हो जाएगा, वो क्या है? भाषा है। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि आप लोग कहेंगे जैसे बनारस में यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, पूरा यूनिवर्सिटी है संस्कृत का, तो क्या संस्कृत पढ़ाना धार्मिक पढ़ाई हो गया? संस्कृत एक भाषा है। क्या है? भाषा। जैसे अरबी पढ़ना क्या है? भाषा है। तो सरकारी विद्यालय में आप अरबी पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। सरकारी मदरसे हैं, मेजॉरिटी मदरसे प्राइवेट हैं, बट कुछ मदरसे कैसे हैं? सरकारी है। उनके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको वैकेंसी निकलती है, उनको सरकार की ओर से क्या मिलती है? सैलरी। आप अरबी पढ़ के सऊदी वगैरह में ट्रांसलेटर का जॉब ले सकते हैं। संस्कृत पढ़ेंगे तो क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा, मेजॉरिटी संस्कृत का जरूरत है, हवन वगैरह कराने लगी है, कोई बड़े विद्वान बन जाइए, प्रकांड विद्वान बन जाइए। और अभी विद्वानों की कमी भी है, मतलब भारत की जो संस्कृति थी ना, वो जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी वजह से थी, पाखंडियों की वजह से नहीं थी। भारत की आध्यात्मिक गुरु, जो अध्यात्म की दुनिया थी, वो थी यहाँ पे। अभी भी बहुत कम लोग मिलेंगे। अब प्रेमानंद महाराज तो अब तो बड़ा बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया उनका, कामना करते हैं जल्दी से अच्छे हो जाए वहाँ पे। वो करें कि हमको मतलब संसार से क्या लगा हुआ है महाराज, संसार को जरूरत है आपकी, है कि नहीं यहाँ पर? तो वो लोग मतलब ऐसे जो निस्वार्थ भाव से करते हैं उन लोग के लिए, ये नहीं कि मार तो जाते नहीं, अपने मोह माया में फंसे हैं, कहें कि सब छोड़ दो, मोह माया नहीं समझेगा। बाबा रामदेव काम धंधा छोड़ो, योगा करो। अच्छा जब हम लोग योगा किया तो अपने काम धंधा चालू कर दिए। राम रहीम तो अलग आदमी है, तो जेल में है, वो तो जेल में है। आगे बढ़िए। क्या संस्कृत भाषा हिंदू धर्म की पढ़ाई है? सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, कल्चर एक अलग होता है। प्राइवेट स्कूल में दे सकते हैं आप, प्राइवेट स्कूल में क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल में देखिएगा होता भी है, कुछ कभी कोई प्रोग्राम होगा तो हो जाता है। आगे बढ़े। हाँ? धार्मिक शिक्षा नहीं दीजिएगा प्राइवेट। भैया प्राइवेट पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वो अपना चलाओ। ईसाई स्कूल में पढ़े कभी आपने? कितने लोग क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े? बहुत कम बच्चे पढ़े। क्रिश्चियन स्कूल में जब पढ़िएगा तो सुबह जब प्रेयर होगा तो सबको लाइन में लगाया जाएगा, अंग्रेजी में प्रेयर होगा, ओ माय गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, ऐसे अंग्रेजी में करके कुछ प्रेयर होगा। जब प्रेयर खत्म होगा तो जो वहां फादर होंगे या जो प्रिंसिपल होंगे कुछ ना कुछ धार्मिक जानकारी क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताते हैं। तो हम लोग तो क्रिश्चियन स्कूल में बचपन से पढ़े थे ना, जब बाद में हम लोग सरकारी में चल गए, समझा गया? तो शुरू में लेकिन क्रिश्चियन में पढ़े, डिसिप्लिन उसी ने सिखाया, नो डाउट। क्या डिसिप्लिन होता था वही सिखाया। अगर हम लोग इन करके शर्ट जा रहे हैं सुबह में तो स्कूल छुट्टी होने के टाइम पे भी शर्ट इन ही रहना चाहिए। जूता पॉलिश है आने के टाइम पे, तो नहीं तो क्लास 4 में हम लोग लौटे हैं लोग जूता पॉलिश नहीं है तुम्हारा। यहाँ सरकारी स्कूल में जूता नहीं होगा चलेगा। अरे भाई पॉलिश को तो गोली मारो। कई स्कूल देखे हैं मास्टर साहब ना विद्यार्थी से पान मंगा के खा रहे, पान ले लो, शादी पट्टी बढ़ा दो, चुन ना करूँ, मुंह में पान ले रहे हैं, तो ज्यादा बढ़ा लें ज्यादा। भाई आप अगर ये खा रहे हैं या गुटखा वगैरह तो एक तो चीज छोड़ दीजिए, खुद आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और जब तक नहीं छोड़ रहे हैं एटलीस्ट बच्चों के सामने नहीं करें। बाकी व्यक्तिगत जीवन है, अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो स्कूल में ना डिसिप्लिन बहुत सिखाते थे ना, हम लोग इन निकल गया ना धो देंगे लोग वहाँ पे। कई बार गर्मी लगता था नहीं फोल्ड कर देते ना, बहुत पिटाई हम लोग बचपन में, फोल्ड करके घूमता है, लाइफ में क्या करेगा बड़ा होकर? बड़ी डांटे, बाप रे बाप, बड़ी मार खाए हम लोग। तो प्राइवेट स्कूल में आप कोई भी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे हमारा संस्था क्या है, प्राइवेट है, यहाँ आते हैं हम सबसे पहले बोलते हैं जाति धर्म त्याग दो। हमेशा बोलते हैं, गौर भी की होगी जाति धर्म को कभी ज्यादा वो नहीं देते हैं यहाँ पे, जाति धर्म। अब हमको कोई कहेगा धार्मिक शिक्षा तो हम धार्मिक शिक्षा देंगे? हाँ, हमने ये सब वाला काम हमने यहाँ नहीं होगा, लेकिन अगर चाहे तो कर सकते हो। प्राइवेट में क्योंकि गवर्नमेंट ने किया क्या, प्राइवेट का बस वो आप संविधान को पालन कीजिए, एंटी नेशनल कोई वर्क नहीं कीजिए, बस हो गया। लेकिन सरकारी विद्यालय में चूंकि टैक्स से चलता है और टैक्स में सारे समुदाय सारे लोगों की हिस्सेदारी होती है, तो फिर किसी एक की शिक्षा क्यों दीजिएगा? दूसरा, धार्मिक शिक्षा के लिए धार्मिक केंद्र में जाओ यार, विद्यालय में क्यों जा रहे हो? धार्मिक केंद्र कम है आज भी भारत में, विद्यालय से 100 गुना ज्यादा धार्मिक केंद्र है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें धार्मिक केंद्र नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वहां विद्यालय ना हो। बहुत सारे गांव है जहां नहीं है विद्यालय, कुछ दूर पे विद्यालय, लेकिन धार्मिक केंद्र तो है। आगे बढ़े। 29 में कहा है कि किस अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। 29 में किसकी रक्षा? अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसकी संख्या 10% से कम है। जिसकी संख्या कितना से कम है? 10% से कम है। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसकी संख्या 10% से कम है। तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, यानी अगर कोई अल्पसंख्यक है, जैसे बौद्ध लोग बहुत कम है, सिख लोग बहुत कम है, ईसाई कम है, तो अल्पसंख्यक यदि अपने कल्चर को मानना चाहता है तो सरकार उसमें रोक टोक नहीं करेगी। किसी भी विद्यालय में देखिए, भारत में बहुसंख्यक हिंदू क्या बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, हालांकि बहुत सारे राज्यों में हिंदू धर्म किसमें चला गया? अल्पसंख्यक, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला गया यहाँ पर। तो जैसे भाषा के आधार पर भी क्या हो सकते हैं? अल्पसंख्यक। तो कोई भी अल्पसंख्यक को उसके कल्चर के आधार पर आप किसी विद्यालय में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश करने से रोकेंगे? नहीं रोक सकते। जैसे मान के चलिए कोई बौद्ध धर्म का व्यक्ति आया और उसका कल्चर अलग है, तो आप क्या उसको कोचिंग में आने से रोक देंगे? नहीं रोक सकते। कोई सिख धर्म का आने से रोक सकते हैं? नहीं, हम नहीं रोक सकते। लेकिन यदि उसको बहुसंख्यकों के बीच में बैठने में ऑकवर्ड सा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऑकवर्ड, अलग टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगने लगे, तो आर्टिकल 29 की जगह आर्टिकल 30 के तहत अपना विद्यालय भी खोल सकता है। अपना विद्यालय भी खोल सकता है। जैसे मान के चलो तुम इतने बच्चों में काला लड़का है, उसको ऑकवर्ड लग रहा है, तो काला विद्यालय अपना खोल सकते हो, अखिल भारतीय काला विद्यालय। हाँ, काला लड़का उसमें बैठ के पढ़ेगा। हम तो शुरू में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, अकेले काला थे, दूर से दिखाई देते थे, अकेले काला थे। और वहां सीबीएसई बोर्ड में सब गोरा गोरा अमीर घर वाला, उसमें मोटरसाइकिल से उसके घर वाले छोड़ने आते थे सब। हम मोटरसाइकिल देखते थे, मोटरसाइकिल खड़ा होती थी ना तो गियर लगा देते थे हम, उलट जाएगा गियर लगा, 4 को गियर पीछे लगा देते, 4 को आगे लगा देते। बाद में समझ आया 4 को पीछे गियर लगा, 4 को आगे लगा, कुल गियर कट गया तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन हम लोग बड़ी मेहनत करते थे, इसका ना 8 गियर पीछे लगा देते हैं, 16 को आगे लगा देते, उलट जाएगा, उल्टे का कभी हो। हाँ, पहले मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी, अब तो अच्छा अभी क्या है ना, आप देखिएगा गरीबी से ज्यादा अवमूल्यन हुआ है पैसा का, गरीबी बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा ये हो गया ना कि अब पैसा है लेकिन पैसा का मोल नहीं है। महंगाई जिस लेवल का बढ़ा है, पैसा का मोल नहीं है अभी के टाइम। तो बताइए अल्पसंख्यक अपने विद्यालय खोल सकता है? माइनॉरिटी खोल सकता है कि नहीं खोल सकता? आराम से खोल सकता है विद्यालय, माइनॉरिटी खोल सकता है। एनी प्रॉब्लम? 31 का तो संपत्ति का अधिकार है या खत्म? 31 संपत्ति का अधिकार है या खत्म?
31 से उठा के इसको 300 में भेज दिया गया। कहां भेजा गया? 300 के कम में। हमारा मूल अधिकार महज 12 से शुरू होता है, 35 तक होता है। अगर 35 हेले तो सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर देगा, हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। जो चीजें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच है उसी की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसको उठा के कहां भेजा जाए? देखिए 300, सुप्रीम कोर्ट आकर हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। 31 समझ में आ गया? संपत्ति का अधिकार 31, अल्पसंख्यक की चर्चा 29 और 30, अल्पसंख्यक 29 30, अल्पसंख्यक को नहीं रोक सकते 29, अल्पसंख्यक अपना विद्यालय चला सकता है। किसमें? हाँ, अल्पसंख्यक अपना विद्यालय चला सकता है, आर्टिकल 30 इस आर्टिकल के तहत, और हम नहीं रोक सकते हैं 29। आगे बढ़े। अगर कोई सेंटिलीज जनजाति का यहाँ आ जाए हम उसको रोक सकते हैं। सेंटिलीज बहुत खैर तो पढ़ाई नहीं करता है सब। अंडमान निकोबार में जनजाति है सेंटिलीज, मंगरैला कलर का होता है, एकदम भीषण काला, एकदम चटकार, एकदम अंधेरा कर दे। 10 लोग खड़ा हो जाए ना, 10 लोग अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो एरिया में अंधेरा हो जाएगा। और सब तीर धनुष लेके घूमता है सर, वहां पे परमिशन नहीं है, जो जाता है उसको मारियो देते हैं सर। तीर धनुष लेगा और तुरंत क्या कर देगा? मार देगा। दुनिया में सबसे खतरनाक जनजाति। इंडियन आर्मी के ऊपर तीर चला दिया था सर 2011 में, सुनामी आया था तो सेंटिलीज जो द्वीप था उस पर पूरा पानी भर गया था, तो इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर से उतर के उसको ब्रेड फेंक रही थी, ब्रेड वगैरह दे रही थी, कुछ खाओ ले सभी सब निकाला, तीर धनुष लेके और चला दिया हेलीकॉप्टर के ऊपर। इंडियन आर्मी कही चलो भैया इन लोगों को ब्रेड बिस्कुट नहीं चाहिए, वहां हम लोग जा नहीं सकते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट आपको कल समझा देंगे, नेक्स्ट कल समझा देंगे। जय हिंद, जय हिंद।